हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी। इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग मतलब कि एक तरह से सोल्यूशन का एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम गैस और सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड और गैसियस स्टेट में रहेगा, और जो सॉल्वेंट वो हमारा किस में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है ना। तो पहला जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लस सिंपली कि एक हमारे पास एक कंटेनर है, इस एग्जांपल आप समझिए, और इसके अंदर आपने क्या ले लिया, आपने ले लिया पानी। तो ये है, दिस इज द वाटर। अब इसके अंदर आप ये क्या कर रहे हैं, यू आर एडिंग द शुगर। क्या कर रहे हैं, एडिंग शुगर। तो शुगर्स में क्या करेंगे, आपने डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया, और फाइनली ये केस ठीक है, पानी है, और इसमें अब क्या है, आपका शुगर भी क्या है, ये क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये भी कोई टेम्परेचर टी पर कंटेनर, ये भी कंटेनर टेम्परेचर क्या, टी है। लेकिन इसमें इस टेम्परेचर पे अब एक केस क्या कि आपने शुगर डालना स्टार्ट किया, फिर आपने रुके, और फर्दर फिर आप शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं। और मान लीजिए कि एक ऐसा केस है कि शुगर ऐड करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि इसमें फर्दर शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, और आपको क्या दिखेगा कि नीचे क्या है, कि नीचे जो है, जो अगर आप डिज़ोल्व करेंगे तो नीचे वो शुगर क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी डिपॉजिट मतलब ये कौन सा फॉर्म है, अनडिज़ोल्व, और ये क्या है, डिज़ोल्व इन वाटर, ये क्या है, अनडिज़ोल्व इन वाटर। तो जिस समय में क्या होगा कि ऐसा आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये सोल्यूशन क्या हो चुका है, जितना मैक्सिमम शुगर को पानी में घोला जा सकता था वो घोला जा चुका है। अब ऐसे ही सोल्यूशन का नाम क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या हो चुका है आपका, सैचुरेट हो चुका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेट, कि अब इससे ज़्यादा इसके अंदर इस टेम्परेचर पर, इस अमाउंट ऑफ वाटर पे शुगर डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर यहाँ प्रेजेंट है, और यही क्या कहलाता है, सोल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है। तो अब ये सॉल्युबिलिटी जो टर्म है कि शुगर की सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या है, तो वही डिफिनीशन सॉल्युबिलिटी की कि शुगर एक क्या है, सॉल्युबिलिटी तो है, तो क्या है सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट जनरली वाटर लेते हैं, कितना लेना है, 100 ग्राम, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट आपका फिक्स होना चाहिए, और जितना मैक्सिमम शुगर उसके अंदर क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है, सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, सोल्यूशन क्या बनेगा, सैचुरेटेड, और यही क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। समझ में आ रहा, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आई थिंक आप लोग सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे। ओके, तो अब टाइप ऑफ सोल्यूशन एक जनरल सा कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, कि वही सोल्यूशन जिसमें है ना, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन डिजॉल्व, कि जिसमें और भी सोल्यूट क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, कि जिसमें क्या है, कि जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट
डिज़ोल्व हो चुका है और इससे ज़्यादा फर्दर वो डिज़ोल्व नहीं होने देगा, या आप डिज़ोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल कर आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें सल्यूट का अमाउंट क्या है, सल्यूट का अमाउंट जो है वो सॉल्युबिलिटी से भी क्या हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट से भी क्या हो ज़्यादा हो। ठीक है, अभी दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये वही केस है बेटा कि बस सिंपल कंटेनर है और कंटेनर में जो सोल्यूशन है ये क्या है, आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जैसे ही किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। अब अगर, ठीक है ना, अगर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा, इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट क्या है, रिलीज होती है, सॉरी हीट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो उस केस में अगर आपने टेम्परेचर क्या किया, थोड़ा सा भी डाउन किया, टेम्परेचर क्या किया, थोड़ा सा भी डाउन किया, तो वो जो केस बनेगा वही केस क्या बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का। क्योंकि उस केस में जस्ट क्या होगा, जैसे टेम्परेचर डाउन करेंगे यानी आप कूलिंग करेंगे, तो उस केस में सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट होना चाहिए उससे ज़्यादा ही क्या होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। और यही कंडीशन होता है बेटा प्रेसिपिटेशन का। क्या होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रेसिपिटेशन की कंडीशन याद आ रही है आपको है। तो जैसे ही सोल्यूशन अगर सुपर सैचुरेटेड है तुरंत वो क्या होगा, प्रेसिपिटेटिव होगा, यानी कि उसमें से सॉल्यूट क्या होगा, वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इसी तरह से फॉर्म होता है कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको ही क्या कर दें हम, अगर वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर घटा दें, या अगर एक्जोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ा दें। तो उस वक्त क्या होगा कि जितना अमाउंट होना चाहिए सॉल्यूट का सैचुरेटेड सोल्यूशन में, उससे भी सॉल्यूट थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये कुछ है ना, कुछ सेकंड के लिए रहता है और तुरंत ये सॉल्यूट क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल जाता है। तो इसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सिंपल अगेन क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, वी हैव डिस्कस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर एक छोटा सा अनसैचुरेटेड, बहुत आसान समझना है, सैचुरेटेड आप ये समझ ही रहे हैं। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को ही कूल या हीट करके उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। और यही केस होता है प्रेसिपिटेशन का। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और सुपर सैचुरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यही चीज़ फिर से यहाँ पर है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यही हम लोग ऊपर डिस्कस कर ही रहे थे इनफैक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये वाटर है और इसमें आपने क्या किया, आपने शुगर क्या किया, ये आपने शुगर, ये वाटर है और आपने शुगर इसमें ऐड किया। जब आप शुगर ऐड करेंगे, जब आप वाटर में शुगर ऐड करेंगे तो जो रिएक्ट जो होगा प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड डिजोल्यूशन। इसी का नाम क्या है, डिजोल्यूशन। यानी कि शुगर इसमें क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। शुगर क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। यानी मॉलिक्यूल जो शुगर का जो बड़ा सा पार्टिकल होगा वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट रहा है और वो पानी उसको क्या कर रहा है, उसको सराउंड कर रहा है। ये डिजोल्यूशन होता है। ठीक है ना। और साइमल्टेनियसली जैसे आप शुगर और ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि शुगर के पार्टिकल आपस में क्या, क्योंकि शुगर के पार्टिकल में आपस में अटैच भी होते हैं, अटैच भी होना चाहते हैं, तो शुगर के पार्टिकल, वही शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर क्या होगा, इस फिनोमिना का नाम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन। अगेन वो शुगर का बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करने का क्या होता है, या पार्टिकल बनाने की वो कोशिश करता है।
यानी कि ये दोनों काम होता है। डिजोल्यूशन मतलब शुगर डिजॉल्व भी होता है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब शुगर निकलकर क्रिस्टलाइज होना, मतलब कि वो क्या होना, अनडिजॉल्व फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, अनडिजॉल्व फॉर्म। यानी दोनों चीज़ें क्या होती है, एक साथ होती हैं, और जब इक्विलिब्रियम आता है, क्या होता है इनके बीच में, इक्विलिब्रियम आता है। व्हाट हैपन एट इक्विलिब्रियम, पता ही है कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डिजोल्यूशन जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और यही क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम। और इसी केस में सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, सैचुरेटेड सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है, यानी इससे ज़्यादा अब शुगर डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो सकती है। तो अगेन फिर बता रहा हूँ, किसी भी सॉलिड को आप डिजॉल्व करेंगे, पहले क्या होगा, सॉलिड को आपने डिजॉल्व किया तो डिजोल्यूशन स्टार्ट होगा, साथ ही साथ जो डिजॉल्व शुगर पार्टिकल है वो आपस में अटैच होंगे, और इस फिनोमिना का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, अनडिजॉल्व फॉर्म, यानी सोल्यूशन से बाहर आना चाहेगा। और ये प्रोसेस चलेगा, दोनों डिजॉल्व करेंगे तो क्रिस्टलाइज भी होगा और डिसोल्यूशन भी होगा। और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मीन्स इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। उस समय को हम बोलते हैं, उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व हो चुका है, अब इससे ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में डिजॉल्व होता है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि एनी सॉलिड विल बी सॉल्युबल और नॉट इन वाटर डिसाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी। अब एक ये तो हो गया कि कैसे डिजॉल्व होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि कौन सा सॉलिड पानी में डिजॉल्व होगा और कौन सा नहीं होगा। ये दो फोर्स आपके दो टाइप की एनर्जी क्या करती है, डिसाइड करती हैं। और ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते भी हैं। तो एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी और एक होता है लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जानते ही हैं क्या, कि जब कोई भी क्या होता है पार्टिकल जो होता है ना, तो क्या है लिख देते हैं, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ particle surround with the water molecule। और ये प्रोसेस कैसा होता है बेटा, एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो ये भी आपने पढ़ रखा है कि ये कैसा प्रोसेस। लैटिस एनर्जी क्या होता है कि लैटिस को ब्रेक करने में है ना, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैटिस। वही लैटिस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड या मैटर की क्रिस्टल को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होती है इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और ये कैसा प्रोसेस होता है बेटा, तो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी एनर्जी इसमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो कोई सबस्टांस कब सॉल्युबल होगा, तो कंडीशन क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो सबस्टांस क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के से कम है तो वो सबस्टांस क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी कंडीशन, इनसॉल्युबिलिटी कंडीशन है, डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा बस मैंने टच किया। ओके, फिर अगली बात की कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि देखिए इसमें सिंपल सी बात यह है कि लाइक
डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। मीन्स क्योंकि इन दोनों का सेम नेचर होने के कारण सेम टाइप ऑफ क्या होता है, फोर्स होता है। तो सेम टाइप ऑफ जब फोर्स होगा तो उसमें डिजॉल्व होने की चांसेस क्या ज़्यादा। तो सबसे पहला फैक्टर है तो नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो NaCl जो है वो पानी में क्या होगा, आसानी से डिजॉल्व होगा, लेकिन बेंजीन में आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NaCl एक क्या है, पोलर है, वाटर भी पोलर है, बट बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है। बात समझ में आ रही है? तो पोलर लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट पहला। और दूसरा क्या है फिर टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, उसको देखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज़ किसी में मिला रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो मिलाने के बाद, मिलाते वक्त वो रिएक्शन कैसा है। मे बी हो सकता है कि वो मिलाते वक्त एनर्जी रिलीज हो तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक्जोथर्मिक मीन्स डेल्टा H लेस देन 0 और एंडोथर्मिक मीन्स डेल्टा H ग्रेटर देन 0। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर, अब ये आपको केमिकल इक्विलिब्रियम याद आ रहा होगा, तो उसी से रिलेटेड है कि अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का मतलब कि सबस्टांस और भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या जानना होगा कि वो सॉल्यूशन जो डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, वो डिज़ोल्व होने के बाद वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्जोथर्मिक है। फॉर एग्जांपल, अगर शुगर प्लस वाटर हम करते हैं डिज़ोल्व, तो आप देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर शुगर क्या होता है, और भी डिज़ोल्व होता है। क्यों? क्योंकि शुगर और वाटर का जो डिसोल्यूशन है वो कैसा होता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है। तभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा शुगर पानी में क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट कैसा होगा, दैट डिपेंड अपॉन कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। और ये बात सीधी कहाँ से ली जा रही है, रेफरेंस तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो ली चैटरेल प्रिंसिपल था वहाँ पर भी आपने बात पढ़ा हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रहा तीसरा फैक्टर प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है, तो भाई मैं बता दूं कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर बढ़ा लीजिए या प्रेशर घटा लीजिए, सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि हम क्या लेते हैं, तो लिक्विड है, सॉल्वेंट, और सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है। चूँकि लिक्विड भी क्या होता है, लगभग इनकम्प्रेसिबल, और सॉलिड भी क्या है बेटा, इनकम्प्रेसिबल। तो दोनों ही क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं। तो यही रीज़न है कि प्रेशर का बढ़ाने या घटाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कोई भी चेंज नहीं आता है। मीन्स हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। समझ में आ रहा है? सिर्फ ये दो ही बात पे डिपेंड करेंगे, एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर का कोई इफेक्ट यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड में नहीं होगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। तो पहला केस था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब अगला केस पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। गैस लिक्विड में क्या होता है, जैसे एग्जांपल आप देखिए कि जो एक्वेटिक पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं
वो O2 कैसे लेते हैं, वो एयर से O2 नहीं लेते हैं, वो क्या लेते हैं, डिज़ोल्व O2। यानी O2 मतलब O2 एक गैस है जो कि पानी में क्या होता है, डिज़ोल्व होता है, और फिर वो क्या करते हैं, जो फिश होती है वो अपने गिल से क्या करती हैं, उस O2 को लेती हैं। तो यहाँ बात हो रही है सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और इसी का नाम क्या है, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या बताता है, सिंपल, कि सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड at given temperature is directly proportional to pressure at which it dissolve। यानी कि इसके कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। ओके, या इसी चीज़ को इन्होंने इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो इनका मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एक्स, मतलब कि मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या है, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, और P यहाँ क्या है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये जगह P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, और दिस KH इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। KH एक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, सो P इज इक्वल टू KH into X, where P is the partial pressure of gas, X is the mole fraction of gas dissolved in liquid, और KH को क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। या ठीक है, इनफैक्ट एक अगर हम ग्राफ बनाएं तो P वर्सेस मोल फ्रैक्शन, P इज द पार्शियल प्रेशर, X द मोल फ्रैक्शन, तो देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, दैट इज अ लीनियर इंक्रीजिंग, है ना। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा बेटा, KH, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब KH के बारे में बात कर लेते हैं। जो KH है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, KH की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ कि देखिए मोल फ्रैक्शन तो क्या है आपका, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि यूनिट ऑफ प्रेशर और KH का यूनिट क्या होगा, दोनों का क्या होगा, बराबर ही होगा। तो पहला पॉइंट वही आपसे बता रहा है, सेम एज यूनिट एज अ प्रेशर, यानी KH अगर प्रेशर का यूनिट आप ATM रख रहे हैं तो KH की यूनिट भी ATM होगी, प्रेशर की यूनिट अगर बार रख रहे हैं तो KH की यूनिट क्या होगी, बार होगी, या पास्कल रखेंगे तो पास्कल होगी। दूसरी बात कि अगर गैस डिफरेंट है तो KH की वैल्यू भी क्या होगी भैया, डिफरेंट होगी, यानी O2 के लिए कुछ और होगी, N2 के लिए कुछ और होगी, CO2 के लिए कुछ होगी, यानी डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर सेम गैस है जैसे O2, तो O2 का जो KH है इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सॉल्वेंट, यानी O2 इन वाटर KH अलग होगा, O2 इन बेंजीन KH अलग होगा, O2 इन क्लोरोफॉर्म KH क्या होगा, अलग होगा, यानी सेम गैस का KH क्या है, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। और चौथी जो बात है कि KH, किसी भी गैस का जो KH होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे आप इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ग्राफ होता है टेम्परेचर KH वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो कैसा होता है फॉर एनी गैस, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH क्या होता है, बढ़ता है, और सॉल्बिलिटी क्या होती, घटती। ये बात कैसे है वो मैं समझा दे रहा हूँ कि P इक्वल टू क्या है भैया, KH इंटू एक्स। तो अगर प्रेशर क्या है, सेम है, प्रेशर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, और अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो KH बढ़ेगा, और अगर KH बढ़ रहा है और P क्या है आपका, सेम है, तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए x की वैल्यू क्या होगी भाई, वो घटेगी, और x घटने का मतलब सॉल्बिलिटी घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किसी गैस की बढ़ती है, और अगर
पार्शियल प्रेशर आप चेंज नहीं कर रहे हैं गैस का, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस विल बी लो। क्लियर यहाँ तक? फिर से एक बात मैं बता रहा हूँ, क्या कि KH और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाने पर KH भी बढ़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, आपकी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी घटती भी है, और ये आगे भी आपको बात क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या है, क्यों घटती है। ठीक है, तो KH के 3 पॉइंट्स, यूनिट KH की यूनिट प्रेशर यूनिट के बराबर होती है। डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, और सेम गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी फॉर द डिफरेंट सॉल्वेंट। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू बढ़ती है फॉर एनी गैस। इतनी बात क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि KH दे रखा है N2 का 10⁵ ATM और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है इन एयर इज 0.8। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम air dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm प्रेशर। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको हमको क्या करना है भैया, सॉल्व करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या भैया, तो P = KH × X, ये फॉर्मूला है, हेनरीज लॉ ये है। अब यहां पर क्या X 0.8 लिख दे, क्या मैं लिख दूं, P 5 लिख दूं, क्या KH 10⁵ तो है ही, और क्या X 0.8 लिख दूं, और ऐसा लिख दूंगा तो बचा ही क्या, तो ये सब तो गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो हो गया गलत। तो क्या है यहां पर, ये क्या, एयर का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। मुझे क्या चाहिए, वाटर में निकालना है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा कि चलो ठीक है भाई, ये तो गलत है, लेकिन क्या ये लिख सकते हैं 5 = 10⁵ और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये कौन सा है, ये लिक्विड वाला है। क्या ये सही है? प्रेशर मैंने 5 ले लिया, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये जो 5 atm प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है, इट इज अ प्रेशर ऑफ एयर। इस फॉर्मूले में ये P क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे वी डोंट रिक्वायर्ड प्रेशर ऑफ एयर, वी रिक्वायर्ड प्रेशर, क्या होगा फॉर्मूला, प्रेशर ऑफ N2 का प्रेशर चाहिए, तब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आएगा। तो व्हाट आई रिक्वायर्ड, हमें प्रेशर ऑफ N2 चाहिए। तो कैसे निकालेंगे प्रेशर ऑफ N2, तो पढ़ रखा है ना, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो टोटल प्रेशर कितना 5 और मोल फ्रैक्शन कितना बेटा 0.8, यानी कि 4 atm। इतना समझ में आ रहा है, डाल्टन्स लॉ आप पार्शियल प्रेशर से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या बेटा, ये लिखेंगे 4, कितना हो जाएगा 4, और ये कितना 10⁵, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन N2 किसका है, इन लिक्विड। इतना क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा, इट इज 4 × 10⁻⁵। समझ में आ रहा है? ये मोल फ्रैक्शन किसका है, इन लिक्विड फेज। किसमें है, इन लिक्विड फेज। बट ये क्या बोल रहे हैं भैया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, इन लिक्विड, तो मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 10⁻⁵। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि भाई N2 तो बहुत कम ही डिजॉल्व होगा, क्योंकि इतना कम मोल फ्रैक्शन है, 4 × 10⁻⁵, मतलब बहुत ही कम मोल फ्रैक्शन है। यानी हम बोल सकते हैं ना कि मोल ऑफ, वी कैन से मोल ऑफ H2 इज ग्रेटर देन मोल ऑफ N2, यानी कि मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ N2 को क्या मैं मोल ऑफ H2 लिख सकता हूँ क्या,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मोल ऑफ N2 अपॉन मोल ऑफ H2 इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -5। फिर मोल ऑफ N2 क्या होगा, तो मोल ऑफ H2 कितना है भाई 10 है, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10, यानी क्या आंसर होगा बेटा 4 इंटू 10 की पावर -4। तो ये मोल ऑफ N2 प्रेजेंट इन द 10 मोल ऑफ H2O। तो दिस इज द आंसर। यहाँ तक क्लियर? ओके तो बस यही है कि तो यही फॉर्मूला आपके सामने है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, और P जो है वो प्रेशर ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, KH इज द हेनरी कांस्टेंट ऑफ दैट गैस, और X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। और ये जो अभी मैंने क्वेश्चन ये अभी आपको करा है, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, ये IIT में आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 या 13 का, ये सर 12 से 2014 के बीच का कभी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन P इक्वल टू KH इंटू एक्स, बस ध्यान रखना है P क्या है, क्या है P, पीछे आके फिर से बताते हैं कि व्हाट इज P हियर, व्हाट इज P हियर। तो P क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ नॉट टोटल प्रेशर, इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर। और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लिक्विड। और KH इज हेनरी कांस्टेंट, जिसके बारे में डिटेल पे यहाँ डिस्कस हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका था हेनरीज लॉ के बारे में। अब इसके कुछ लिमिटेशन है, ऐसे बस आपको ध्यान में रखने हैं, लिमिटेशन कभी कभी पूछ देता है। क्या क्या लिमिटेशन हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि प्रेशर ऑफ गैस बहुत ही लार्ज नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे लार्ज होगा तो उस पर हेनरी लॉ अप्लाइड नहीं होता है। टेम्परेचर जो है वो बहुत लो नहीं होना चाहिए, दूसरा ही लिमिटेशन है, यानी प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और जो गैस जो डिज़ोल्व हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल, कोई बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो फिर प्रेशर का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रेशर पे क्या होगी, बहुत वो सॉल्युबल होगी। और चौथी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है कि गैस शुड नॉट अंडरगोज एनी रिएक्शन, यानी कि सॉल्वेंट के साथ या वाटर के साथ गैस का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, या गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में गैस नहीं रिएक्ट करनी चाहिए और ना ही एसोसिएट और डिसोसिएट होना चाहिए। अगेन क्या लिमिटेशन है, 4, प्रेशर लार्ज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए, और गैस सॉल्वेंट या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ना ही वो एसोसिएट या डिसोसिएट होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए लिमिटेशन, ये 4 लिमिटेशन ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में मेंशन है कि इसके जो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन जो है को हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में आप देखते हैं ना कि इसके अंदर क्या होता है CO2 हाई अमाउंट ऑफ CO2 क्या होता है डिज़ोल्व फॉर्म में होता है सॉफ्ट ड्रिंक में। तो ये क्या है कि हाई प्रेशर पे हम बहुत ज़्यादा CO2 को क्या करते हैं उसमें डिज़ोल्व कर देते थे। पहला एप्लीकेशन है जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। एक क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, है ना। कोल्ड वाटर में क्यों कंफर्टेबल है भाई, सिंपल सी बात क्या है कि टेम्परेचर कम होगा तो KH कम होगा, और KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कोल्ड वाटर में O2 क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एक्वेटिक एनिमल को भी भाई जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो भी डिज़ोल्व फॉर्म में, इसीलिए कोल्ड वाटर में उनको ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। तो एक ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया छोटा सा। स्क्यूबा डाइवर कौन होते हैं, जो स्क्यूबा डाइवर कौन होते हैं भैया, स्क्यूबा डाइवर वो होते हैं जो बहुत ही जो डेप्थ में गोताखोर आप जानती हैं, तो ओशियन में या सी में बहुत ही जो डेप्थ में क्या होता है हाई डेप्थ में क्या करते हैं, जो गोताखोरी करते हैं, उनका नाम होता है स्क्यूबा डाइवर। और आप देखते होंगे कि वो अपने पीछे क्या है कि सिलेंडर लेकर भर कर ले जाते हैं, ठीक है ना। सिलेंडर में क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन होता है, और होता क्या है कि जो उसमें वही होता है N2 होता है प्लस O2 होता है प्लस और भी चीज़ें होती हैं उसी प्रोपोर्शनेट में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है कि N2 के होता क्या है, N2 का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण क्या है, जैसे वो नीचे जाता है, जैसे जैसे क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है स्क्यूबा डाइवर की, जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से N2 का मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 बढ़ जाता है, किस में, ब्लड में।
और ब्लड में बढ़ जाता है, तो ये चीज़ होती है, यानी ब्लड में N2 का अमाउंट खूब ज़्यादा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। और जैसे ही क्या होते हैं, जो एकाएक ऊपर आते हैं, ऊपर आने से क्या होता है, बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, बहुत, है ना, फास्टली क्या होता है, फास्टली डेप्थ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो प्रेशर बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है। प्रेशर बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने से क्या होता है कि N2 डिजॉल्व क्यों होता, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर। और प्रेशर बहुत तेज़ी से डिक्रीज होने के कारण N2 के बबल्स, N2 के बबल्स समझ रहे हैं ना, बबल्स बन जाते हैं कहाँ, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर N2 के बबल्स बन जाते हैं, यानी नसों में, वेन्स में ये बबल्स घूमते हैं, जिससे बहुत ही पेन होता है। और इस मेडिकल कंडीशन का नाम होता है बेंड। क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो बेंड्स क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है किसी भी स्कूबा ड्राइवर की। उसमें क्या होता है कि उनके अंदर बबल N2 होते हैं और जो नसों में घूमती हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है ना। इसी चीज़ को रिलीव करने के लिए कितना N2 डिजॉल्व ना हो, तो N2 का अमाउंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और थोड़ा सा उसके अंदर क्या, किसे कम करते हैं, तो क्या डालते हैं भैया, डाइल्यूटेड विद द हीलियम। यानी उसके अंदर हम क्या करते हैं, हीलियम गैस क्या करते हैं, हीलियम गैस से डाइल्यूट कर देते हैं, जिससे फिर ये दिक्कत उतनी ज़्यादा स्कूबा डाइवर को नहीं होती है। समझ में आ रहा है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या, कि स्कूबा डाइवर्स वो होते हैं गोताखोर जो कि गहरे समुद्र में जाते हैं, एक सिलेंडर लेकर जाते हैं जिसमें N2 और O2 प्लस और भी गैसेस होती हैं। ठीक है ना, जो कंपोजिशन आपका एटमॉस्फेयर में होता है। तो जैसे स्कूबा डाइवर डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, तो N2 बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है ब्लड के अंदर। लेकिन जैसे ऊपर आते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर आते हैं, डेप्थ बहुत तेज़ी से घटती है, प्रेशर भी उसी हिसाब से घटता है, और N2 जो है अब ये बबल्स के फॉर्म में ब्लड में हो जाते हैं। और ये बबल बनने के कारण क्या होता है कि जब बबल्स वेन्स में घूमते हैं, नसों में घूमते हैं, तो पता ही आपको, उतने पतले पतले नसों में जब बबल्स घूमेंगे तो बहुत दर्द होगा। दर्द को इंग्लिश में हम लोग पेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो बहुत पेन होगा। और इस मेडिकल कंडीशन को, है ना, इस मेडिकल कंडीशन को, यानी इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का नाम है बेंड्स। बेंड्स क्या है, इस बीमारी का नाम है। ठीक है। यानी स्कूबा डाइवर को बेंड्स, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर N2 के बबल्स क्या हैं, उसके ब्लड में प्रेजेंट हैं, ब्लड में वेन्स के अंदर क्या कर रहे हैं, घूम घाम रहे हैं। ठीक। और इस परेशानी को कैसे ख़त्म करते हैं, तो जो सिलेंडर जो होता है उसको हम हीलियम से क्या कर देते हैं बेटा, डाइल्यूट कर देते हैं। क्लियर है तक। तो ये हो गया स्कूबा डाइवर कहानी। तो ये थोड़ा सा थर्ड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बेंड्स वेंड्स के बारे में कभी पूछ देता है। ठीक है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है ये। एक अगला जो मेडिकल टर्म है, इसका नाम एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है कि भैया जो है ना माउंटेनर होते हैं, है ना, क्या होते हैं माउंटेनर, यानी पर्वतारोही, जो है ना हाई एल्टीट्यूड पे पर्वतों पे क्या करते हैं, जाते हैं। तो आपको पता है कि जब हाइट बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने का मतलब क्या है, O2 का भी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जब O2 का प्रेशर ही कम हो गया, O2 का जब प्रेशर कम हो गया, यानी कि ब्लड में O2 भी क्या होगा, का डिज़ोल्व क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अब ब्लड में कम O2 गया, O2 कम होने से क्या दिक्कत होगी कि हमको पता है कि हमको रेस्पिरेशन करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए सेल को क्या चाहिए, सेल को क्या चाहिए भैया, O2 चाहिए, है ना। सेल को क्या चाहिए, O2 चाहिए। सेल O2 लेकर क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो खूब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी से फिर क्या करते हैं हम लोग, ATP फॉर्म करते हैं, एनर्जी पैकेट जिसको बोलते हैं, और जिससे हम लोग फर्दर क्या करते हैं, बहुत बॉडी के सारे काम करते हैं। ठीक है ना। इतनी बात आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं। तो ऐसा होता है। तो जब आपका O2 ही कम हो गया, तो एनर्जी भी क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उससे क्या होता है कि वोमिटिंग फीलिंग होती है, क्या होती है कि, है ना, वोमिटिंग सी फीलिंग होती है। ठीक है ना, थोड़ा सा चक्कर से आने लगते हैं। तो इसी मेडिकल कंडीशन का नाम क्या है, एनोक्सिया। क्या नाम है इसका, एनोक्सिया। ओके, बात समझ में आ रही है। तो यही 4 बातें हो गई। एक सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 का सॉल्युबिलिटी, फिर एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, फिर स्क्यूबा डाइवर जो होते हैं
वो उनमें क्या हो जाता है, बबल फॉर्म में N2 ब्लड में प्रेजेंट हो जाता है, और जिसको हम मेडिकली क्या बोलते हैं, बेंड्स बोलते हैं, और उसको ख़त्म करने के लिए हम हेलियम से इसको सिलेंडर को डाइल्यूट कर देते हैं थोड़ा। और लास्ट है एनोक्सिया, जिसमें क्या होता है कि हाइट पे चढ़ने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाता है, जिससे कम अमाउंट ऑफ O2 क्या होता है, ब्लड में डिजॉल्व होता है, और जिससे सफिशियंट O2 न मिलने के कारण एनर्जी बहुत ही कम रिलीज होती है, और जिसके कारण है ना चक्कर आता है, वोमिटिंग आता है, या नाक से खून ही निकलने लगता है, इस तरह की सिम्टम्स आते हैं, और इसी मेडिकल टर्म को बोलते हैं एनोक्सिया। ओके, तो ये हेनरिला के क्या थे, आपके एप्लीकेशन थे। तो इसके साथ मतलब कि हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर क्या हो रहा है, ये फिनिश्ड हो गया। और अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 26 असाइनमेंट जो है हमारा लेवल 1 लेवल 2, ये 25 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई 26 को आपका टेस्ट है, और पूरा यहाँ तक क्या होगा टेस्ट में आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।